Dear students, today we are going to discuss about thyroid gland from the chapter chemical coordination and integration. एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट हमारी थायराइड ग्लैंड, इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या इसकी लोकेशन होती है और क्या इसके सिक्रेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें इसकी ओरिजिन की। थायराइड ग्लैंड की ओरिजिन होती है एंडोडर्मल। इसकी अगर पोजीशन की बात की जाए तो इसकी पोजीशन हमें मिलती है नेक रीजन में लैरिंक्स और ट्रेकिया के बीच में ये थायराइड ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। इसकी शेप की बात की जाए, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो थायराइड ग्लैंड होती है एच शेप की, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जबकि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर होती थी। अगर बात की जाए नंबर ऑफ लोब्स की तो यहां पर हमें 2 नंबर ऑफ लोब्स देखने को मिलते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया के दोनों तरफ एक एक लोब हमें यहां पर देखने को मिलता है। इसके अगर हम लोग डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन की बात करें तो वो भी हम लोग यहां पर देख सकते हैं इस एनिमेशन के थ्रू। यहां पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका वेंट्रल पार्ट पर हमें लेफ्ट और राइट दोनों लोब दिख रहे हैं और दोनों लोब्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग बोलते हैं इस्थमस। सेंट्रल पार्ट में बो लाइक स्ट्रक्चर, यहां पर इस्थमस जो इसकी वजह से बन पाता है, एच शेप बन पाती है यहां पर। अब हम बात करेंगे इसके डॉर्सल साइड की, तो इसे हम लोग घुमा देते हैं और देखते हैं इसके पीछे की तरफ क्या है। ये देखिए, इसके बैक पोर्शन में हम जाएं तो यहां पर हमें मिलती है 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, 1 पेयर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड ऑन ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास यहां पर ग्लैंड्स होती हैं। अब हम बात करें इसके ट्रांसफर सेक्शन की, इसके अंदर किस तरह के टिश्यूज, किस तरह की सेल्स यहां पर देखने को मिलती है। तो ये देखिए, इसको हमने ट्रांसवर्सली जो है कट किया और यहां पर हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। इन्हें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ये जो ब्लिंकिंग आपको यहां पर दिख रहा है ये होती है फॉलिकल, जिसमें पेरिफेरल पार्ट पर आपको दिख रही है कुछ सेल्स और सेंटर में आपको दिख रही है कैविटी। तो ये पेरिफेरल पार्ट पर हमें मिलती है फॉलिकुलर सेल्स और सेंटर में यहां पर है एक जो ल्यूमन पार्ट या जो उसका सेंट्रल पार्ट, उसे हम बोलते हैं यहां पर कैविटी। और ये सारी फॉलिकल्स सिचुएटेड होती हैं स्ट्रोमल टिश्यू में। थायराइड ग्लैंड के अंदर स्ट्रोमल टिश्यू, उसके अंदर ये सारी फॉलिकल्स जो है सिचुएटेड होती हैं। कुछ यहां पर हमें ट्रायंगुलर शेप में भी हमें जो है सेल्स देखने को मिल रही हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। इन्हें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करें डिटेल में इन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू के बारे में। तो चलिए वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। बेसिकली स्ट्रोमल टिश्यूज के अंदर ही हमारी फॉलिकल्स सिचुएटेड थी। आगे बात की जाए, ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एनक्लोजिंग अ कैविटी। पेरिफेरल पार्ट में हमने देखी थी बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स और सेंट्रल पार्ट हमारे पास था कैविटी के फॉर्म में। These follicular cells synthesize 2 hormones, 2 तरह के हार्मोन्स यहां पर बनाए जाते हैं। मेनली होता है हमारे पास में टेट्राआयोडोथायरोनिन T4 और एक होता है हमारे पास में ट्राइआयोडोथायरोनिन यानी कि T3, इसे हम लोग बोलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड से रिलीज होता है इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड एक ऐसी एक्सक्लूसिव ग्लैंड है जो अपने सिक्रेशन को, अपने हार्मोन को स्टोर करती है। इसके अलावा कोई और ग्लैंड इस तरह का फंक्शन नहीं करती। सो थायराइड इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड इन बॉडी व्हिच स्टोर्स द हार्मोन इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर किया जाएगा और इस थायरोक्सिन का जो सिंथेसिस है उसको स्टिमुलेट करता है टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन से इसको स्टिमुलेट किया जाता है। थायरोक्सिन और T4 इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। जैसा कि हम जानते हैं T4 बेसिकली, या हम बोल सकते हैं मेनली जो सिक्रेट किया जाता है वो होता है T4 यानी कि ये वाला हार्मोन थायरोनिन टेट्राआयोडो हार्मोन। थायरोग्लोबुलिन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द थायराइड हार्मोन। थायराइड फॉर्म को जब हमने थायरोक्सिन हार्मोन को हमने स्टोर कर दिया, T4 को हमने जब स्टोर कर लिया तो उससे हम बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन, जो होता था इनएक्टिव फॉर्म में। इन द फॉलिकल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड सफिशिएंट फॉर बॉडी सप्लाई। ये जितना भी यहां पर स्टोर किया गया वो हमारी बॉडी के लिए जो है सफिशिएंट है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। कब तक? तो इसे स्टोर किया जा सकता है अगले 3 मंथ तक। 3 मंथ तक इसे स्टोर किया जा सकता है इनएक्टिव फॉर्म में और एज पर रिक्वायरमेंट इसे कन्वर्ट किया जा सकता है T3 में, जो कि यहां पर मोर एक्टिव होता था। तो क्वांटिटी में ज्यादा होता है T4, जबकि एक्टिविटी में रिएक्शन के हिसाब से ज्यादा एक्टिव होता है T3। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कितना हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को। तो नॉर्मली 120 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन हमें इसको बनाने के लिए यहां पर रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को बनाने के लिए 120 माइक्रोग्राम आयोडीन पर डे हमें यहां पर जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमें इंटेक कितना करना पड़ेगा? हमें इंटेक करना पड़ेगा 200 माइक्रोग्राम आयोडीन पर डे, तब जाकर हम इस 120 माइक्रोग्राम लेवल तक पहुंच सकते हैं। पर अगर हमारे पास ये जो आयोडीन है वो अगर लेस देन 50 माइक्रोग्राम पर डे अगर हमारे पास है तो इसका मतलब हमारे पास काफी ज्यादा डेफिशिएंसी हो चुकी है और थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स यहां पर हो सकते हैं। फंक्शंस की बात की जाए, अगर इसके डिसऑर्डर्स हुए तो क्या हमारी बॉडी का इफेक्ट्स आएंगे, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं थायरोक्सिन के। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर बीएमआर के बारे में।
तो थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेट करता है बीएमआर को, यानी कि इसे हम लोग एक कैलोरीजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है किसके? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, हमारे बेसिक कंपोनेंट्स जो हमारी डाइट के कंपोनेंट्स होते हैं उनके जो है उन्हें उनके मेटाबॉलिज्म को यहां पर कंट्रोल किया जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ। जब हमारे बेसिक डाइट कंपोनेंट्स को अच्छे से प्रॉपर्ली मेटाबॉलाइज किया जाएगा, हमारा बीएमआर मेंटेन रहेगा, तो हमारी हर तरह से हर एस्पेक्ट में, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल एस्पेक्ट में हमारी ग्रोथ प्रॉपर्ली होती है। रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नर्व फाइबर एंड देयर माइलिनेशन, फॉर्मेशन करना और उनका माइलिनेशन, उनके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग चढ़ाना, इसके लिए भी हमें यहां पर थायरोक्सिन की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें एम्फीबिया में, तो एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस करने के लिए टेडपोल लार्वा में इसकी जरूरत पड़ती है, तभी टेडपोल लार्वा एक एडल्ट फ्रॉग में बदल पाता है। ये देखिए कंप्लीट लाइफ साइकिल, यहां पर फ्रॉग के एग्स, उनसे बना लार्वा ने अपना डिफरेंट फेजेस यानी कि मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट किया और एक एडल्ट फ्रॉग में यहां पर डेवलप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें इसकी इरेगुलरिटीज की और इससे होने वाली डिजीज की। इरेगुलरिटीज यानी कि या तो ये कम हो जाएगा या फिर ये ज्यादा हो जाएगा। तो दो हमारे पास यहाँ पर केसेस होते हैं। पहला है हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए और दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि इसका लेवल इंक्रीज हो जाए। और लेवल इंक्रीज क्यों होगा? दो रीजन हम लोग यहां पर देख सकते हैं। कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स में कैंसर होने की वजह से, फॉलिकुलर सेल्स की ग्रोथ होने की वजह से, अनकंट्रोल ग्रोथ होने से यहां पर इसका सिक्रेशन ज्यादा हो सकता है। और दूसरा रीजन होता है हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल बनेंगे, उसमें भी हमारे पास चांसेस है कि हाइपर सिक्रेशन हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म की। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? यहां पर हमारे पास तीन तरह के डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, गोइटर, क्रेटिनिज्म और मिक्सोडीमा। सबसे पहले बात करें गोइटर की, जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में गलघोंटू भी बोल देते हैं। यहां पर एक लंप हमारे नेक में, फ्रंट पार्ट पर एक लंप यानी कि स्वेलिंग बन जाती है, जो कि बेसिकली थायराइड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आने की वजह से बनती है। कॉमनली डेवलप्ड एज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। क्यों बनी? आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से। हमारी डाइट में अगर आयोडीन कम है तो इस तरह की डिजीज होने के चांसेस हैं। रिजल्ट्स इन एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और यहां पर थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है। ये एक बड़ा ही कॉमन सी यूनिक बात है यहां पर कि अगर हाइपो होगा तो भी यहां पर एनलार्जमेंट होगा और अगर हाइपर होगा तो भी यहां पर एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा। दोनों ही केसेस में एक कॉमन सिम्टम यहां पर आने वाला है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। चलिए ये देखिए यहां पर इसके सिम्टम्स। डिजीनेस व्हेन यू रेज योर आर्म्स अबव योर हेड, अगर हाथ ऊपर उठाए जाए तो यहां पर डिजीनेस हमको यहां पर देखने को मिलती है। फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन योर थ्रॉट एरिया के अंदर टाइटनेस, क्योंकि यहां पर एक बड़ा सा लंप बन चुका है, दैट्स व्हाई यहां पर टाइटनेस देखने को मिलेगी। हॉर्सनेस यानी कि वॉइस जो है स्क्रैची हो जाएगी, वॉइस इतना स्मूथ नहीं रहेगी, स्क्रैची वॉइस हो जाएगी। नेक वेन स्वेलिंग, और नेक के अंदर जो वेन्स हमें दिखती हैं, सुपरफिशियल जो नेक में वेन्स होती हैं, वो भी हमें यहाँ पर स्वेलिंग उनमें भी हमने को देखने को मिलेगी। अगला हम लोग बात करें क्रेटिनिज्म की। प्रेगनेंसी में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया उस वजह से हो सकता है क्रेटिनिज्म। सो स्टंटेड ग्रोथ यहां पर देखने को मिलती है और क्रेटिनिज्म का मेन सिम्टम है स्टंटेड ग्रोथ यहां पर रुक जाएगी। साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल ग्रोथ भी डेवलप नहीं हो पाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा और इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट काफी कम हो जाएगा। एबनॉर्मल स्किन का पैटर्न और स्किन का कलर भी यहां पर एबनॉर्मल हो जाता है और साथ में डीप म्यूटिज्म, गूंगे बहरे वाली पोजीशन भी इस तरह के जो पेशेंट्स में देखने को हमें मिलती है। अगली बात करें हम लोग मिक्सोडीमा की। एडल्ट्स में अगर इसकी कमी हो जाए तो वहां पर होता है मिक्सोडीमा। स्पेशली अगर हम बात करें वुमेन्स की, तो वुमेन में, एडल्ट वुमेन में अगर इसकी कमी हो जाएगी तो यहां पर होता है मिक्सोडीमा। डिपोजिशन ऑफ एडिपोज फैट, डिफरेंट इरेगुलर जगह पर क्या होगा? एबनॉर्मल जगह पर फैट का डिपोजिशन होगा, स्पेशली फेस पर, और साथ साथ स्वॉलन स्किन में भी स्वेलिंग आ जाएगी। हेयर फॉल यहां पर होगा और साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाएगी। एडल्ट वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल जो फ्लो था, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, वो भी यहां पर एबनॉर्मल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा? तो यहां पर हमें एक डिजीज देखने को मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज या बैसिडो डिजीज, या फिर बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक, एक्सो यानी कि बाहर की तरफ, ऑप्थेल्मिक आइज का प्रोड्यूजन हो जाएगा, आइज प्रोट्रूड हो जाएंगी बाहर की तरफ। चलिए देखिए हम लोग इसमें सिम्टम। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल कंडीशन जहां पर हमारे पास इस ग्लैंड की साइज भी नॉर्मल है और अभी आइज भी यहां पर नॉर्मल है। अब अगर इसमें हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो आप देख रहे हैं यहां पर प्रोट्रूजन ऑफ आइज थोड़ी हमें ज्यादा बड़ी दिख रही है, बाहर की तरफ दिख रही है। और एक हमारे पास दूसरा सिम्टम जो कॉमन सिम्टम था, एनलार्ज ग्लैंड, यानी कि यहां पर थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो चुकी है। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो कि हमें हाइपर दोनों केस में देखने को मिल रहा है। प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स आगे की तरफ उभर जाएंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी कुछ कुछ। इंक्रीज बीएमआर, यहां पर बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा
और इस वजह से यहाँ पर वेट लॉस भी देखने को मिलता है, वेट लॉस हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब हम बात करते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स की। याद कीजिए हमने देखा था स्ट्रोमल टिश्यूज में थी ट्रायंगुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकल्स के बीच बीच में हमने देखा था यहाँ पर पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या करती हैं ये? तो ये होती है हमारे पास में एंडोक्राइन नेचर, यानी इनसे भी कुछ ना कुछ सिक्रेशन निकलेगा। फाउंड इन द स्ट्रोमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड। कहां मिली थी? स्ट्रोमल टिश्यू में। बेसल पार्ट ऑफ फॉलिकल्स, यानी कि बेसल पार्ट का मतलब यहां पर फॉलिकल्स के चारों तरफ, पास पास, उनके पास अटैच, उनसे ज्यादा गैप नहीं होगा। जो भी हमारे पास फॉलिकल की पेरिफेरी है उसके आसपास ही आपको देखने को मिलती है। क्या सीक्रेट किया जाएगा? यहां से सीक्रेट किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास में हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन, जिसे हम लोग कैल्सिटोनिन बोलते हैं, और इसे शॉर्ट में टीसीटी भी बोला जाता है। इसमें आयोडीन नहीं होता, ध्यान दें। थायरोक्सिन में हमने बात की थी टेट्राआयोडो ट्राइआयोडो, यानी वहां पर आयोडीन उसका मेन कंपोनेंट होता था, यहां पर आयोडीन नहीं होता। यहां पर बात कर रहे हैं कैल्सिटोनिन, यहां पर कैल्शियम की बात की जाएगी। ये देखिए यहां पर हमारा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में फॉलिकल्स के आसपास बीच बीच में हमें ट्रायंगुलर शेप में जो सेल्स देखने को मिल रही हैं, ये होती हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या फंक्शन है इस सेल से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स का? चलिए हम लोग बात करें क्या क्या यहां पर फंक्शन होता है। इट इनहेंस द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का डिपोजिशन बोन में कर दिया जाता है, ब्लड से या फिर ईसीएफ से जो है कैल्शियम आयन को लेकर बोन में डाल दिया जाता है, और इस वजह से बोन्स जो है हमारे पास हो जाती हैं सॉलिड और स्ट्रॉन्ग। सॉलिड और स्ट्रॉन्ग यहां पर बोन्स बन जाती हैं। ये देखिए हमारे पास बोन, ब्लड से आया कैल्शियम, और कैल्शियम को ये कहां छोड़ देगा? हमारी बोन के पास, वहां पर डिपॉजिट कर दिया जाएगा, और कैल्शियम फॉस्फेट कंपोनेंट बनने की वजह से हमारी बोन्स हो जाती हैं काफी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद हम लोग बात करें, ये जो हार्मोन है टीसीटी, या इसको हमने बोला था थायरोकैल्सिटोनिन, ये होता है एंटागोनिस्ट, यानी कि अपोजिट वर्क करता है किसके? पैराथायराइड हार्मोन के, जिसे हम लोग कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं, या शॉर्ट में पीटीएच भी बोलते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की यहां पर बात करें, कुछ हम लोग यहां पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? अभी हमने बात की थी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती थी थायराइड, जबकि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती थी लीवर। सो यहां पर इस केस में आंसर हो जाएगा हमारे पास में आंसर नंबर 2, थायराइड ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर इन बॉडी सेल्स इज रेगुलेटेड बाय। कौन बीएमआर को यहां पर रेगुलेट करता है? पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी, या फिर थाइमस? हमने बात की थी थायराइड और इसके होने वाले सिक्रेशंस की, तो यहां पर थायराइड ही वो ग्लैंड है जो इस बीएमआर को यहां पर रेगुलेट करेगी। अगला हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स कॉजेज। एडल्ट्स में अगर सिक्रेशन कम हो जाए, कमी हो जाए थायरोक्सिन हार्मोन की, तो क्या होता है? एडिसन डिजीज, मिक्सोडीमा, स्टेरिलिटी, या फिर क्रेटिनिज्म? हमने बात की थी एडल्ट वुमन का एग्जांपल देखा था, तो ये होता है मिक्सोडीमा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास में मिक्सोडीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which gland stores hormone in intercellular spaces before its secretion into the blood? तो हमने देखा था एक्सक्लूसिव हमारी ग्लैंड थी थायराइड, जिससे निकलता था थायरोक्सिन, जिससे 3 मंथ्स तक स्टोर किया जा सकता है। तो यहां भी हमारे पास आंसर हो जाएगा पैनक्रियास, थायराइड, टेस्टिस और ओवरी में से आंसर नंबर 2, थायराइड ग्लैंड। तो ये हमारे पास हो गया आंसर थायराइड ग्लैंड।